टू सी शार्प सेशन। लास्ट सेशन तक हमने एरे को डिस्कस किया, ठीक है, कि एरे को हम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड करते हैं। अगर मैं 1D की बात करूं, क्योंकि हमने 1 डायमेंशनल एरे ही पढ़ा था, और जिस तरह से हमने उसको देखा, और हमने फिर एक्सेल की शीट में भी ये देखा था कि हम उसे किस तरह से विजुलाइज करते हैं इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने 1D पर काम किया, बिल्कुल इसी तरह से हम 2D पर काम करेंगे, ठीक है। लिहाजा मैं जो स्ट्रक्चर हमारे पास 1D का था, मैंने उसे यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर हम कमेंट पे लिखते हैं 2D, और इसे हम समझते हैं। तो 2D एरे एज लाइक दिस वर्क करता है, जो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इस फॉर्मेट के डेटा को देखो, तो इसमें रॉज एंड कॉलम के बेस पर दो वैल्यूज है ना, यानी एक वैल्यू रॉ के फॉर्म पे जा रही है और एक कॉलम के फॉर्म पे जा रही है। लेकिन अभी तक जो हमने 1D एरे पढ़ा था, उसमें फॉर्मेट जो है वो सिर्फ ये था, यानी लेफ्ट से लेकर राइट फॉर्मेट पर जो भी वैल्यू जाया करती थी, हम उसे क्या कहते थे कि ये 1D एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन अब इसके डायमेंशन जो है वो एक से ज़्यादा हो गए, यानी एक इस फॉर्म में और साथ ही साथ एक इस फॉर्म पे, ठीक है। तो ऐसे एरे को हम क्या कहते हैं, 2D एरे कहते हैं, जिसमें डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉज एंड कॉलम्स के फॉर्म पर होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एरे है वो 3x3 है, क्योंकि इसमें 3 रॉज एंड 3 कॉलम है, ठीक है। इंडेक्सिंग को रीड करने का तरीका इस तरह से होता है कि ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम ऊपर स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। ऊपर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम यहां पर आएंगे 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो 1 मौजूद है यहां पर, ये कहां पर मौजूद है, 0, 0 पर, यानी 0,0। इसी तरह ये 6 मौजूद है 1,2 पर, ठीक है। और इसी तरह ये 8 मौजूद है 2,1 पर। यानी पहले हम रॉ को देखते हैं, जो इंडेक्स नंबर रॉ के, और उसके बाद कॉलम को देखते हैं। तो ये रॉ की इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, और ये कॉलम की है 0, 1 एंड 2। तो ये रीड करने का तरीका हो गया एरे। अब हम इसे किस तरह से इनिशियलाइज एंड डिफाइन करते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। लिहाजा कमेंट को मैं यहाँ से इंक्रीज करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ से समझते हैं। ये अभी तक हमारे पास 1D एरे था, तो 2D बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक क्या असाइन करना होगा, एक कॉमा असाइन करना होगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डायमेंशन 1 से ज़्यादा है। तो यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप ये बताना चाहते हो कि जो फॉर्मेट है आपके डेटा का वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 1 से ज़्यादा के लिए आप क्या करें, तो मैंने यहाँ 2,3 लिखा है, इसका मतलब है 2 रॉज एंड 3 कॉलम, ठीक है। 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स में डेटा को डिवाइड करने के लिए आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, एज लाइक दिस। क्यों बनाया, क्योंकि डेटा मेरे 2 रॉज पे होना चाहिए और 3 उसके क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, 2, 3, और आगे कुछ और नंबर लिखते हैं हम 7, 5, 3। अगर मैं इस चीज़ को एंटर करके नीचे करूं, तो आप बखूबी समझ सकते हो कि ये किस तरह से विजुलाइज हो रहा है। अगर आप इस डेटा को रीड करो, तो मैं कह सकता हूं 2 into 3 है, ये 2 रॉज एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसको मैंने एंटर करके नीचे इसलिए शो किया ताकि इसकी रीडेबिलिटी हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो जो काम हमने यहाँ किया है, बिल्कुल वही काम हम एरे के साइज पर यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साइज डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर हम साइज के बगैर जिस तरह 1D में लिखा करते थे, 2D में भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया। अभी वाज़ेह रहे कि ये 2/3 में, ठीक है। मैं एक और वैल्यू बढ़ाता हूँ कॉमा के साथ, और वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ गई कि एक तो यहाँ पर हमने 2D का फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो मैंने वो 2D फॉर्म दिया, और उसके बाद मैं बिल्ड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कि एरर ऑफ यहाँ पर एरे पे क्या है। Ctrl+Shift+B, ठीक है। आप होवर करें इस पर, या फिर आप क्लिक करें तो देख रहे हैं एरे इनिशियलाइजर कैन ओनली बी यूज इन वेरिएबल और फील्ड इनिशियलाइजर, ट्राई यूजिंग अ न्यू एक्सप्रेशन इंस्टीड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताने की ज़रूरत है, साइज, ठीक है, जो आपने अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया था। तो मैंने लिखा 2,3, ठीक है, और एक ज़्यादा लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या करना होगा, इसको 3 करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो 2 तरीके हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिए हैं, एक तो ये देख लिया, और साथ ही साथ अगर हम वैल्यू को साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो रॉज एंड कॉलम को भी हम क्या करेंगे, वैल्यू वेरी करेंगे। जो यहाँ पर आप वैल्यू बता रहे हैं साइज़ की, वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी लिखनी होगी।
तो ये तो इनिशियलाइज एंड डिफाइन करने का तरीका हो गया एरे को। अब एरे पर हम काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और तरीका देख लेते हैं, क्योंकि हमने एरे की वैल्यू को डिफाइन और इनिशियलाइज किया है, हम चाहते हैं कि सिर्फ डिफाइन करना ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे 3 और उसके बाद मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, एरे इनिशियलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइज और डिफाइन है, यहाँ पर भी इनिशियलाइज और डिफाइन है, यहाँ पर सिर्फ इनिशियलाइज। ठीक है, ये कुछ तरीके हो गए कि हम एरे को किस किस तरह से इनिशियलाइज और डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एरे की वैल्यू को किन किन फॉर्म से प्रिंट करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फॉर ईच का इस्तेमाल हम करते ही इसलिए हैं ताकि हम एरे की वैल्यू के हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स कर सकें और उसे डिस्प्ले करवा सकें। तो सबसे पहले तो हम किसी एक एरे को लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एरे को, और इसकी तमाम वैल्यू को हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं जूम करता हूँ, नॉट फॉर, हियर वी यूज फॉर ईच। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कलेक्शन का नाम यानी एरे का नाम। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और उसके बाद console.writeLine पर हमने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये जितना भी डेटा है 2D के अंदर वो हमें क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमने फॉर ईच का इस्तेमाल किया, कंट्रोल F5 फॉर डिस्प्ले। और आप देख रहे हो कि जो जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, 1 2 3 7 5 3 7 5 7, तमाम वैल्यूज़ 2D की भी वैसे ही प्रिंट हो गई जैसे 1D की हो रही। अब एक तरीका तो फॉर ईच का हो गया। अगर मैं सिर्फ फॉर लूप को यूज़ करते हुए 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी फॉर ईच के जरिए तो बड़े आसानी के साथ हो गया। अगर हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप फॉर लूप के जरिए से ही एरे को ट्रैवर्स करें या उसके एक एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए हमें काम करना होगा फॉर लूप से। तो हमने फॉर लूप एक सिंपल बनाया और इसी तरह एक और फॉर लूप बनाऊंगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जो हमारे पास 2D एरे है वो रॉज एंड कॉलम के बेस पर काम करता है, सिर्फ एक रॉज या एक कॉलम के बेस पे काम नहीं कर रहा है। यानी एक I की वैल्यू है तो एक J की वैल्यू है। ठीक है, लिहाजा इसके लिए मैं एक 2 लूप बना रहा हूँ। यही वजह है, एक रॉ को हैंडल करेगा और एक कॉलम को हैंडल करेगा। तो सबसे पहले मुझे रॉ की यहाँ पर वैल्यू बतानी होगी। तो आप अगर एरे 2 को देखो तो इसमें रॉ भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पर भी 3 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हैंडल हो गई। ठीक है, अब मुझे वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लिहाजा console.writeLine लिखा और एरे का नाम लिखा एरे 2। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, क्योंकि एरे को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा I, J, दैट्स इट। ठीक है, ये अपनी जगह वैसे ही वर्क कर रहा है और ये जो है फॉर ईच के जरिए से काम हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पर console.writeLine के जरिए से सिर्फ और सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ डेटा थ्रो फॉर लूप। ठीक है, और ऊपर जो डेटा होगा वो फॉर ईच के जरिए तो वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो कंट्रोल F5 करते हैं। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो J की वैल्यू यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था। कंट्रोल F5 अगेन। और अब आप देख रहे हो कि जो काम फॉर ईच के ज़रिए से हो रहा था बिल्कुल वही काम अब किसके ज़रिए यहाँ पर हो रहा है, फॉर के ज़रिए। और हमने सक्सेसफुली ये चीज़ देख ली कि जो काम आप फॉर ईच के ज़रिए से करते हैं वही आप फॉर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर के अंदर मैंने नेस्टेड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि नेस्टेड की ज़रूरत यहाँ पर रॉज एंड कॉलम के बेस पर हुई है। ठीक है, जब हमारे पास 2 डायमेंशन है डेटा के फ्लो का, तो यही वजह है कि हमने I और J को यहाँ पर यूज़ किया और डेटा को यहाँ पर क्या किया है, डिस्प्ले करवाया। जिस तरह से हमने डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ मौजूद थी, तो क्या मैं यूज़र से इनपुट भी ले सकता हूँ? बिल्कुल यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 और 3 बाय जो एरे है इसमें मैं यूज़र से खुद इनपुट लूँ और उसके बाद इसी फॉर्म पर मैं यूज़र के लिए गए इनपुट को डिस्प्ले करवा सकूँ। और अगर नहीं होता है तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे करेंगे। जैसे यूज़र से इनपुट भी लेना है एरे 3 के लिए और उसको डिस्प्ले भी करवाना है। ओके, तो हम यूज़र से इनपुट लेने के तरीके के हवाले से मैंने आपको काम दिया था कि हम किस तरह से एक एरे को यूज़ करते हुए, यानी हमें इस एरे को यूज़ करना था और इसके अंदर क्या करना था, यूज़र इनपुट भी करवाना था और साथ ही साथ यूज़र इनपुट करवाने के बाद उसे डिस्प्ले भी करवाना था। लिहाजा सबसे पहले तो हम कमेंट पार्ट को इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि ये काम तो हम कर चुके हैं। तो मैंने स्टैटिक स्लैश से तमाम को कमेंट किया और अब यहाँ से हम उस कोड को समझते हैं जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। सबसे पहले तो मैंने एक एरे इनिशियलाइज़ किया जिसका नाम है एरे 3 और ये 2 बाय 3 का है।
उसके बाद मैंने एक नेस्टेड लूप के ज़रिए से एरे 3 के अंदर तमाम वैल्यू को स्टोर करवाया। यहाँ पर 2 लिखने का मतलब है रॉ 2 है और यहाँ 3 लिखने का मतलब है कॉलम 3 है। तो हर एक इंडेक्स में टाइवर्स होकर, यानी मैं वहाँ पर विजिट करता हूँ और उसमें यूज़र से एक इनपुट लेकर एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, ठीक है ना। वो इंडेक्सिंग किस तरह से हो सकती है, जैसे 0 0 0 1, ठीक है, और इसी तरह 1 1 या 0 1, ठीक है, इसी तरह 2 0 या 2 0 2 1 एंड 2 2, 1 0 1 1, ये तमाम जो 3x3 के अंदर जो ट्रैवर्स का तरीका होता है, यानी इंडेक्स को विजिट करने का, ये ओवरऑल वो है। तो हर एक इंडेक्स पे जाकर तमाम वैल्यू स्टोर होती है। फिर जब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया नेस्टेड का, तो मैंने एक और दफ़ा नेस्टेड लूप बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और इस नेस्टेड लूप के अंदर स्टोर वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ कंसोल डॉट राइट के जरिए से। तो जब राइट के जरिए से करवा रहा हूँ तो इसका मतलब है हर वैल्यू एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रही है, राइट लाइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हर एक वैल्यू जब प्रिंट हो रही है तो उसमें एक स्पेस का डिफरेंस है, यानी 1 फॉर एग्जांपल डिस्प्ले होती है तो उसके बाद एक स्पेस के बाद दूसरी वैल्यू उसी लाइन पर होगी। इसी तरह से 6 वैल्यू हो जाएगी जो भी ओवरऑल वैल्यू है। लेकिन मैंने ये कहा कि जब हमारी पहली रॉ जो है ना, यानी 0 वाली रॉ है, वो उसकी तमाम वैल्यू जब डिस्प्ले हो जाए तो खुद ब खुद तुम क्या करो, एक लाइन का गैप कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा, या डिस्प्ले में हमें ये चीज़ दिखेगी कि एक टेबल के फॉर्म पर, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म पर हमारा 2D वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सी, तो मैं शिफ्ट के कंट्रोल F5 करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही मैंने 6 वैल्यूज़ दी, आप देख रहे हो कि वो मैट्रिक्स के फॉर्म पर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था कि इसके फॉर्म पर हम क्या करते हैं, अपने मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाते हैं।